एक एक करके बातों को जो आगे की ओर बढ़ाएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह प्राकृतिक बल हुआ करता है जो द्रव्यमानों वाली सभी वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। यह ब्रह्मांड में उपस्थित अनेक वस्तु, चाहे वो छटा पत्थर हो या एक विशाल ग्रह हो, लेकिन पत्थरों के बीच में बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं नजर आएगा जितना आपको जो है ग्रहों के बीच में आपको नजर आता है, लेकिन बल लगेगा, ठीक है, पर कार्य करती है। और ये गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल होती है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपने ग्रंथ प्रिंसिपिया मैथमेटिका में की थी, और उन्होंने एक गिरते हुए सेब को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि ये वही बल है जो सेब को पृथ्वी पर गिराता है, वही बल चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा भी कराता है। और इसके आधार पर जो उन्होंने कई सारे नियमों को जो है दिए, जो है आगे चल करके न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को जो है आइंस्टीन ने संशोधित किया। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूटन का जो नियम है वो गलत है, नहीं, व्यापक तौर पे कुछ और भी संशोधन का जरूरत जो है पड़ा करते हैं, ठीक है। तभी हम लोग फिलहाल में न्यूटन के ही लॉ पे जो है ज्यादा हम लोग अपने आप को फिक्स रखेंगे। जो तो नेचर ऑफ ग्रेविटेशन जो हुआ करता है, ये क्या होता है, ये एक आकर्षण बल होता है और द्रव्यमानों के बीच लगा करता है। और ये जो लाइन होता है ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जो बल काम कर रहा है जिस लाइन पे, वो द्रव्यमानों के केंद्र को जोड़ने वाली सीधी रेखा था, उसी के अलोंग जो है ये आकर्षण बल लगाता रहता है। ये विकर्षण नेचर का नहीं हुआ करता है। गुरुत्वाकर्षण का ही उदाहरण जो है आप कई सारे जगहों पे आप समझ सकते हैं। पृथ्वी पर सभी वस्तुओं का नीचे गिरना, कोई भी आप वस्तु है यदि छोड़ते हैं पृथ्वी खींच लेती है उसको। जो आप ही मान लीजिए छत पर से कूद जाइए, ऐसा करना नहीं है, लेकिन कूद जाइए तो पृथ्वी आपको खींच लेगी, ऐसा थोड़ी नहीं कि आप वहीं रुक जाइएगा। जो तो देखते हैं आए दिन आप इस चीज को देखते हैं, चंद्रमा का पृथ्वी का के चारों तरफ परिक्रमा करना, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना, ये सभी जो है कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो ग्रेविटेशन के नियमों के हिसाब से ही चलता रह रहा है। सभी ग्रहों का सूर्य की परिक्रमा करना, ज्वार भाटा जो टाइड्स का जो होता है उसका उत्पन्न होना, वायुमंडल का पृथ्वी से जुड़ा रहना, आकाश गंगा जो गैलेक्सी होता है उसका निर्माण जो हुआ करता है, ये सभी जो है ब्रह्मांडीय स्तर पे जो भी व्यवस्थाएं देख रहे हैं वो ग्रेविटेशन के ही नियमों की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से वो अपने आप में व्यवस्थित है बहुत ढंग से। जो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में थोड़ा बारीक अंतर होते हैं जिसको आपको समझ लेना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशन है दो किसी भी द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल है, जबकि गुरुत्व जो होता है विशेष रूप से पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल के लिए हम लोग ग्रेविटी बोला करते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी ग्रेविटेशन का एक विशेष रूप है। उदाहरण के लिए पृथ्वी और चांद के बीच का बल ग्रेविटेशन है, लेकिन पृथ्वी और एक गिरते हुए सेब के बीच का बल जो होता है ग्रेविटी कहलाता है, ठीक है। तो ये बस एक बारीक अंतर है, बोलचाल की भाषा में हम लोग ग्रेविटेशन और ग्रेविटी को नॉर्मली एक जैसा ही लेकर के चलते हैं। अब जो है हम लोग जो बात करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हम लोग बोला करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग इसको बोला करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला करते हैं। ये क्या रहा करता है, तो ये दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल के बारे में जानकारी होता है। मान लेते हैं कि दो द्रव्यमान है, ये m2 है और ये आपका m1 है, और इनको केंद्र को जोड़ने के बीच का जो दूरी है वो r है। तो दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला जो बल हुआ करता है वो उन द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो फोर्स रहा करता है वो m1 m2 और बटा ये आपका r स्क्वायर हुआ करता है, ठीक है। और ये जो आपका फोर्स है F इजिकल टू ये G m1 m2 और बटा r स्क्वायर, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये G का जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुआ करता है, जिसको आप इस वैल्यू को देख सकते हैं। और G जो होता है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। इसका वजह है कि यूनिवर्सल कहीं पे भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, सार्वभौमिक इसका वैल्यू सेम रहेगा। जो चाहे मंगल ग्रह पे, चाहे चांद पे, चाहे पृथ्वी पे, चाहे समंदर में, चाहे पहाड़ पे, कहीं भी किसी भी माध्यम में इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। इसका वैल्यू जो होता है सर्वत्र बराबर रहता है, जो कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुआ करता है। इसका डायमेंशन भी पूछा करता है, तो डायमेंशन बोले कि रटना नहीं है, उसको निकाल लेना है यूनिट, जब फॉर्मूला मालूम है तो। जो ठीक, अब जो है कई लोग कैपिटल जी और स्मॉल जी में कभी कभी अंतर हो जाता है जो लोग नहीं समझ पाते हैं। अल्फाबेटिकली तो कैपिटल जी भी जी ही है और स्मॉल जी भी जी है, लेकिन लॉजिकली बहुत चेंज है। जो कैपिटल जी जो है, जो बड़ा वाला जी है, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और स्मॉल जी जो है, जो जस्ट हम लोग देखेंगे, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है वो, जो जिसका पृथ्वी के लिए मान कुछ और है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो है अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग उसका वैल्यू हुआ करता है, ठीक है।
अब जो है कुछ हम लोग जो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लिए कि ये किसी भी माध्यम पर, तापमान पर, दबाव पर, जगहों पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए इसको सार्वभौमिक बोलते हैं, यूनिवर्सल हम लोग इसको बोला करते हैं, यूनिवर्सल हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, हम लोग एक एक करके बातों को आगे की ओर जो है बढ़ाते हैं, एक एक करके सारी बातों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। न्यूटन का जो नियम हुआ करता है, ठीक है, ये एक सार्वत्रिक नियम है। कहने का मतलब सभी जगह ये बराबर रूप से काम करेगा, चाहे वो पृथ्वी ग्रह हो, चाहे चांद हो, चाहे मार्स हो, तभी तो जो है मानव जो है पृथ्वी ग्रह से बाहर निकलने में सक्षम हुआ जो, ठीक है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नियमों का पालन नहीं करता और इसका वैल्यू चेंज भी नहीं होता है। इसका वैल्यू सीधे समझ लीजिए मास पर निर्भर करता है और दूरी पर निर्भर करा करता है, और कैपिटल जी का तो वैल्यू फिक्स है। यह हमेशा बल जो होता है आकर्षण प्रकृति का ही हुआ करता है। यह क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाया करता है। यह केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल का जो नेचर हुआ करता है वो आप जान लीजिए इनवर्स स्क्वायर लॉ को पालन करा करता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ बोला करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो जितने भी आपका सेंट्रल फोर्स होते हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करा करते हैं। ये रूढ़िवादी बल होता है, रूढ़िबद्ध बल होता है। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स में क्या आप समझते हैं कि वर्क डन, जो कार्य हुआ करता है, यदि वस्तु को एक जगह से फिर वापस घुमाते उसी जगह पे लेके चलाया जाए, मतलब एक पूरा चक्र में जो है, तो वर्क डन जो हुआ करेगा इन क्लोज लूप जो हुआ करता है वो जीरो हुआ करता है। F डॉट डी एस जो होता है जीरो होता है। यदि हायर स्टेज पे आप देखिए तो डेल क्रॉस एफ जो हुआ करता है वो जीरो हो जाया करेगा। जो सेंट्रल फोर्स होगा या कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो ये रूल जो है पालन करा करता है। वर्क डन इन ए क्लोज लूप बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, या उसका जो कर्ल हुआ करता है उस फोर्स का जो है वो भी जीरो हो जाएगा जो, और सेंट्रल फोर्स है तो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को पालन करेगा ही करेगा जो। एक सिंपल सा एग्जांपल, लेकिन बड़े ही प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि पृथ्वी और चांद के बीच में कितना बल लगता है। तो पृथ्वी का मास जो दिया हुआ 6 × 10⁻24 kg है, और जो आपका चंद्रमा का जो मास है 7.4 × 10⁻22 kg, ठीक है, ये भी काफी भारी है। और जो इनके बीच का दूरी है 3.84 × 10⁸ मीटर है, जो कि अच्छा खासा दूरी है। तो दोनों के बीच में बल कितना लग रहा है, तो सारा वैल्यू रख दीजिए। जी का वैल्यू है, ये आपका पृथ्वी के मास का है, ये चंद्रमा के मास का है, और ये दूरी का हो गया, उसका स्क्वायर कर दीजिए। जो स्क्वायर करना नहीं बोलते, ऐसा नहीं कि दूरी रख देते हैं सिर्फ। तो इसका सॉल्व करिएगा, काटछाट मचाइएगा, तो आपको लगभग 2 × 10⁻20 न्यूटन आता है, जो कि काफी बड़ा बल है। और इसी बल की वजह से चंद्रमा जो है हमेशा जो है पृथ्वी के साथ जो है बंधन में रहता है, गुरुत्वीय बंधन में रहता है, और इसके चारों तरफ हमेशा चक्कर काटता रहता है। और इसी वजह से आप जो है आप देखते हैं कभी पूर्णिमा अमावस्या, पूर्णिमा अमावस्या एक पीरियडिक रूप से जो है चलता रहता है, एक आवर्त में चलता रहता है, ठीक है। तो ये बात जो है समझे कि इतना ज्यादा प्रभावी बल लगता रहता है। तो ये बात समझिए कि गुरुत्वीय बल जो हुआ करता है वो प्रभावी तभी होता है जब द्रव्यमान बहुत ज्यादा वैल्यू का, मतलब भारी भरकम जो वस्तु रहते हैं, नक्षत्रीय वस्तु रहा करते हैं, उसमें इसका प्रभाव ज्यादा दिखेगा। छोटे मोटे में लगते हैं लेकिन प्रभाव नहीं दिखेगा। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के आसपास में तो ऐसा थोड़ी चिपक जाएगा आप उसमें, जो आप दीवार के आसपास से थोड़ी दीवार आपको खींच लेगा, जो आपको जो आप पहाड़ देखने गए तो पहाड़ थोड़ी ना आपको खींच लेगा। जो कहने का मतलब छोटे मोटे द्रव्यमानों में इसका असर आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन बड़े द्रव्यमान जहां भी आए वहां पे इसका असर मालूम या प्रभाव, इसका एहसास होने लगेगा जो, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके बातों को करते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण हुआ करता है, तो पहले भी बताए थे कि कैपिटल जी और स्मॉल जी जो है, स्मॉल जी जो है अंतर हुआ करता है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ करता है, ये एक्सेलरेशन है, और ये आपका कांस्टेंट है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दोनों अलग अलग चीजें। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई मान लीजिए कि पृथ्वी है, कोई ग्रह है, तो वस्तु खिंचाएगा, वस्तु पे बल लगेगा तो त्वरण होगा। तो ये जो त्वरण फिक्स हुआ करता है, किसी वस्तु पर जो लग रहा था बल, गुरुत्वीय बल, उसके वजह से जो त्वरण कर रहा था, तो फिक्स त्वरण जो रहता है उसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल जी से दिखाया करते हैं। इसको हम लोग स्मॉल जी से इसको दिखाते हैं, ठीक है। पृथ्वी के लिए इसका वैल्यू जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। प्रायः ये ध्रुव पर रहा करता है, पोल्स पर रहा करता है। बाकी अलग अलग जगहों पे इसका वैल्यू बदलते हैं, जैसे समुद्र के गहराइयों में इसका वैल्यू बदलेगा, पहाड़ की ऊंचाइयों पे इसका वैल्यू बदलेगा, अलग अलग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, पृथ्वी के अलग अलग पोजीशंस पे इसके वैल्यू बदल सकते हैं। खास करके बहुत ज्यादा दूरियां को तय करेगा, छोटे मोटे दूरियों में नहीं चेंज करेगा, जो है फिक्स है, लेकिन ज्यादा दूरियों में इसका वैल्यू बदलता है। तो ऊंचाई पे, गहराई पे,
बहुत सारे पृथ्वी की दूरियों पे जो है ये आपको क्या होता है, बदलता है, मतलब स्मॉल जी का वैल्यू बदल सकता है, कहने का मतलब ये रहा करता है। तो आप जो इसका वैल्यू दीजिएगा तो सही से देखिए, तो कोई फोर्स जो लग रहा है उसको न्यूटन के नियम के हिसाब से मास गुना एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जी, और जो आप न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का नियम पढ़े उसमें फोर्स ये, तो जो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा स्मॉल जी, वो जीएम बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसी का वैल्यू यदि आप रखते हैं तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ करता है। इसी का जब आप वैल्यू रखिएगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको रहा करता है। ठीक है, अब ये अलग अलग जगहों पे वैल्यू थोड़े बहुत माइनर चेंज होते हैं, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन माइनर चेंज होते हैं। दैट्स ए इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी कंसीडर्ड। ऊंचाई के साथ इसका परिवर्तन होता है, ठीक है, और ये घटता है। ठीक है, तो ये घटता कैसे ऊंचाई के साथ, जो ऊंचाई के साथ जो इसका वैल्यू हो जाएगा वो इस तरह से वैल्यू, जो आपका ऊंचाई पे जो आपका जी होगा वो जी 1 - 2h/r। तो सही से देखिए, तो जी पहले था उसे माइनस हो गया क्या 2hg और बटा आर, तो कुछ ना कुछ माइनस ही हुआ है ना, तो घटेगा जो, और एच क्या है, दूरी है, और ये दूरी जो होना चाहिए रेडियस, जो पृथ्वी का जो त्रिज्या है उससे काफी कम होना चाहिए दूरी, जो माने पृथ्वी के सतह के आसपास होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं रहना चाहिए, ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऊंचाई बढ़ने पर जी कम होता है क्योंकि वस्तु पृथ्वी के केंद्र से दूर जा रहा है जो। उसके बाद और जी किस पे निर्भर करता है, वो डेप्थ पर भी निर्भर करता है, गहराई पे भी निर्भर करता है। दोनों में कमता है, ये बात जानिए कि इसमें भी कम होता है और इसमें भी कम होता है, ऊंचाई पे भी कम होता है, गहराई में भी कम होता है, लेकिन ऊंचाई पे ज्यादा तेजी से कम होता है और गहराई पे थोड़ा कम तेजी से कम होता है। जैसे देखिए ट्वाइस डिस्टेंस बटा आर है और ये 1 टाइम्स डिस्टेंस बटा आर, ये धीरे धीरे घटेगा, ये ज्यादा घटेगा, घटेगा दोनों में। पृथ्वी के केंद्र में d = r, g = 0 होगा, केंद्र पर जो है बोलेगा पृथ्वी के केंद्र पे पहुंच जाएगा, तो केंद्र पे आपको जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होगा, क्योंकि पूरा खेल तो यही चल रहा है कि केंद्र की ओर जो है खींचने की कोशिश से पृथ्वी है, केंद्र पे पहुंच जाएगा तो वहां पे आपसे बल नहीं लगाएगा जो। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जहां भी आप जाएगा तो गहराई बढ़ने पर केवल आंतरिक द्रव्यमान ही प्रभावशाली रहता है और ये घटता है, जी का मान घटेगा। तो ऊंचाई पे भी घटता है और गहराई पे भी घटता है, लेकिन गहराई पे कम घटता है और ऊंचाई पे जाने से ज्यादा घटता है, ये कह रहे ट्वाइस। ठीक है, अक्षांश के साथ भी परिवर्तन होता है, अलग अलग अक्षांशों पे जो है ये जो त्वरण हुआ करता है, जो एक्सेलरेशन हो रहा है किसकी वजह से, सर्कुलर मोशन, रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो घूर्णन गति है इसके वजह से ये प्रभावित हुआ करता है, और इसके प्रभावित होने के वजह से जो आपका ये जो जी का वैल्यू है वो प्रभावित होता है और ये वैल्यू इसमें भी घटेगा। मतलब जितना ज्यादा वैल्यू कर दीजिएगा रोटेशन का, जितना ज्यादा होगा उतना ही कम जो है वैल्यू जी का होने लगे, कहने का मतलब ये है। तो विषुवत रेखा पर जी न्यूनतम और ध्रुव पर जी अधिकतम होता है और यही वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और अंतर लगभग कितना का हो जाता है 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, जो माने विषुवत पे जो है चले जाइए इक्वेटर पे जो है, तो ये आपका 9.8 में से 0.05 जो है माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो लगभग बराबर रहता है, लेकिन घटता है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है सतह पर जो है नॉर्मली पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, वो आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और चंद्रमा 1/6 होता है। चंद्रमा पर जो है, चंद्रमा का मास पृथ्वी के मास से 1/6 के रूप में जो है वो आपको रहा करता है रिलेशन। तो ये आपका चंद्रमा पर जो है इसका मान जो हो जाएगा 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, g/6 हो जाएगा, कहने का मतलब चंद्रमा पे ये हो जाएगा। सूर्य पर ये काफी ज्यादा हो जाएगा, 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है। बृहस्पति जो काफी बड़ा ग्रह है उस पर 24.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो देख रहे हैं सूर्य बहुत तेजी से खींचेगा, 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहां पृथ्वी पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप देखिए जो जुपिटर है, जो बृहस्पति ग्रह है, जो काफी भारी भरकम और बड़ा ग्रह होता है, ठीक है, ये भी देखिए पृथ्वी के तुलना में ज्यादा खींच रहा है। ठीक है, 24.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के से त्वरण करेगा, जो खींचेगा तब जो। तो जितना भारी वस्तु रहेगा उतना ही ज्यादा बल लगाएगा, जितना ज्यादा बल रहेगा उतना ही ज्यादा त्वरण हुआ करेगा, जितना ज्यादा बल रहेगा उतना ही ज्यादा जो है त्वरण हुआ करेगा। तो हम लोग एक एक करके बातों को आगे की ओर जो है लेकर के चलते हैं। अब हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र और गुरुत्वीय विभव के बारे में थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं। ठीक है, जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ये ई वेक्टर होता है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वी होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है, विभव जो होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक अदिश राशि होता है, इसलिए उसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह नहीं देंगे। और गुरुत्वीय क्षेत्र चाहे कोई भी क्षेत्र हो, गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र जहां भी लगा हुआ है वो आपका क्या हुआ करता है, वो आपका सदिश राशि हुआ करता है। ठीक है, वेक्टर हुआ करता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो आपको रहा करता है, इसको आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स बटा मास, फोर्स पर यूनिट मास। जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स
पर यूनिट मास होता है, इसी को हम लोग जो है ग्रेविटेशनल फील्ड बोला करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, gm/r² हो जाएगा। अब इसके बारे में हल्का सा जानकारी आपको जो है पता रहना चाहिए। कुछ कुछ जगह पे चीजों को जो है पूछा करता है जिसके बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। जैसे कोई ठोस गोला है, ठोस गोला, ठीक है, ठोस गोला है, भरा हुआ भारी भरकम, जैसे हमारा पृथ्वी ठोस गोला है, ठीक है। तो ठोस गोले के बाहर जो आपको ई रहा करता है बाहर, वह क्या रहता है, ई जो होता है जो ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया वो gm/r² होता है। कोई कोई बुक में इधर माइनस देखिएगा तो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इसीलिए उसको माइनस को दिखाता है। ठोस गोले के सतह पे जो होता है वही स्मॉल g होता है, ठीक है। ये आपका जो हो गया, ठीक, gm/r² जो कि g के बराबर होता है। ठोस गोले के अंदर जो हुआ करता है वो आपका दूरी पर निर्भर करता है, अंदर में जो इन साइड में आपको जो रहा करता है, और वो gm/r और बटा ये आपका r³ हुआ करता है। तो ये r जो है दूरी पर निर्भर कर रहा है, इन साइड जो है वो दूरी पर निर्भर करता है, कितने केंद्र से आप जो है दूर पे अपने आप को रखे हुए हैं, उसके आधार पे जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड रहा करेगा वो रहता है। खोखले गोले जो आपको शेल हुआ करता है, जो खोखला गोला को शेल बोला करते हैं, शेल, तो इसका जो है अंदर में आप जो है इसका फील्ड जो हुआ करता है 0 होता है, और सतह या उसके बाहर जो है, सतह या उसके बाहर gm/r² हुआ करता है। सतह या उसके बाहर जो है इतना रहा करेगा, सतह या उसके बाहर, और अंदर में चलिए खोखला के अंदर तो 0 वैल्यू आपको जो है देगा जो, ठीक। तो ये बात आपको जो है पता रहना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे जो है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ये आपका जो है v -gm/r² हुआ करता है। जो ग्रेविटेशनल फील्ड था वो gm/r² था, और ये -gm/r है। माइनस अट्रैक्टिव को नेचर को शो करता है, यहाँ पे भी माइनस दे सकते थे, नहीं दिए तो गलत नहीं है, देते तो जानकारी होना चाहिए को अट्रैक्शन को शो कर रहा है जो, ठीक है। अब जो पोटेंशियल जो विभव हुआ करता है, जो विभव पोटेंशियल जो हुआ करता है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी हुआ करता है, और इसका यूनिट जो होता है जूल/केजी हुआ करता है। गुरुत्वीय विभव ऊर्जा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो दो द्रव्यमानों के बीच में जो स्टोर्ड एनर्जी है, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो हमारा गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाता है, और वो -gmm/r हुआ करता है। तो सही से देखिए, तो विभव हो जाए और चाहे आपका जो है ऊर्जा हो जाए, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होता है, स्क्वायर नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होता है, स्क्वायर वाले में नहीं रहता, ठीक है। लेकिन इसमें स्क्वायर आपको रहता है, देख सकते हैं इसमें स्क्वायर है जो, इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात करके पूछ देता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, स्क्वायर, क्यूब, डायरेक्टली, सब में कंफ्यूजन आ जाता है यदि कहीं मिस कर रहा हो चीजें तो, ठीक है। अब जो है फील्ड के बीच में और पोटेंशियल के बीच में, ये क्षेत्र के बीच में, क्षेत्र के बीच में जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये क्षेत्र के बीच में जो फील्ड आपको रहा करता है, और जो है विभव जो है इसके बीच में रिलेशन ये आपको रहा करता है, ये कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इक्वल टू निगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज निगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला करते हैं, इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम लोग बोला करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू -dv बाई ये आपका dr हुआ करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, और नेगेटिव ये बात को बताता है कि जैसे से आप जिधर की ओर पोटेंशियल जो है घटता हुआ रहेगा, जिधर पोटेंशियल घटता रहेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये नेगेटिव क्या बताता है, जिस ओर जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल घटता रहेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड या आपका जो है ग्रेविटेशनल फील्ड जो है रहा करता है। यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है दोनों जगह हम लोग लगाते हैं। कई सारी चीजें जो है समानताएं रहता है इलेक्ट्रिसिटी में और आपका मास में, जो काम यहाँ ग्रेविटेशन कर रहा है वही इलेक्ट्रिसिटी में कूलम्स लॉ करा करता है। कूलम्स लॉ, दो चार्जों के बीच लगने वाला बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी की तरह जो यहाँ मास का रोल है वहां पे चार्ज का रोल रहता है, ठीक है। इसलिए हल्का से ये हमको रिलेशन देना भी बहुत जरूरी में से था आपको जो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे उपग्रहों का गति और कक्षीय वेग। ये हम लोग समझते हैं कि जो भी आप व्यवस्था देख रहे हैं, जैसे सोलर सिस्टम में ही आप देखिए सौर मंडल में, कि सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह घूम रहे और ग्रह के चारों तरफ उपग्रह घूम रहे, साथ में वो साथ में जो है सूर्य के चारों तरफ भी घूम रहे। तो ये जो व्यवस्था है ये गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से। अब जो अपने कक्षा में जो घूम रहा है, ये जो अपने कक्षा में घूम रहा है जिस वेग से, उसको कक्षीय वेग बोलते हैं, उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोला करते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी
जो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, अपने कक्षा में जिस वेग से घूम रहा है उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी। और गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाना, पृथ्वी से बाहर निकल जाना, ग्रह से बाहर निकल जाना, पलायन कर जाना, इसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। दोनों में अंतर समझिएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी और आपका जो एस्केप वेलोसिटी, तो दोनों को हम लोग पहले एक एक करके बात करेंगे। उपग्रहों का जो गति हुआ करता है और कक्षीय वेग, जो उपग्रह हो चाहे ग्रह हो, नॉर्मली हम लोग उपग्रह के बारे में ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि प्राय जो सैटेलाइट वगैरह देखते होंगे, आए दिन आप जो है सुनते होंगे कि ये सैटेलाइट छोड़ा गया, वो सैटेलाइट। जब कोई वस्तु पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमता है तो उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह की गति बनाए रखने के लिए आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स किसके द्वारा दिया जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। कोई भी चीजों को घूमने के लिए चारों तरफ अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स लगना ही चाहिए, तो यहाँ पे जो लगता रहता है वो ग्रेविटेशन की वजह से लगता है। तो कक्षीय वेग जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो क्या हुआ करता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आप जो है जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो mv² बटा r होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बटा r सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया जो आपका, ठीक है। और ये आपका जो हो गया, ये वाला जो बल आपका है, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को जब बराबर करिएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रह जो घूम रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके द्वारा मिल रहा है? ग्रेविटेशन की वजह से मिल रहा है। तो आप इसका वेलोसिटी जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या लिखिएगा? gm बटा r लिख लीजिएगा। अब ये r जो है, जो दूरी है, ये पृथ्वी, जो भी पृथ्वी आपका है, और जो आप हल्का सा दूरी गए हैं h, तो पृथ्वी का जो त्रिज्या है ये r हो गया, तो r प्लस h दूरी पे गए होंगे, तो यही आपका जो है इफेक्टिव दूरी को दर्शा रहा होता है, जिसको स्मॉल r यहां से देखें और यहाँ r प्लस h देखें। प्राय h यदि पृथ्वी के नजदीक हो तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है आप इसको दे सकते हैं √gr से। जो है ऐसा क्यों कर सकते हैं? √gr कैसे लिख दी? क्योंकि हम लोग को मालूम है कि g जो होता है अंडर ये आपका जो है g जो आपको हो गया था g अंडर नहीं, ये gm बटा r² होता है, gm बटा r², g हम लोग का होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए, gm के जगह पे क्या रख दीजिए? इस gm के जगह पे आप रख सकते हैं gr² रख देते हैं। तो यहाँ पर रख दीजिएगा ना gm के जगह पे gr², तो यही कट करके √gr हो जाएगा। तो ये भी बात पूछा करता है, ठीक है, ये भी बात पूछ सकता है, ये भी बात पूछ सकता है। बाकी इसका जो वैल्यू होता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड याद रखने का कई लोग को आदत रहता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और जो एस्केप वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो किलोमीटर पर सेकेंड ये ध्यान देना जरूरी है। निम्न कक्षा के उपग्रह के लिए टी जो होता है 84 मिनट हुआ करता है। जो लॉवर अर्थ ऑर्बिट होता है इसको निम्न कक्षा, इसका मतलब लियो बोलते हैं, इसको लॉवर अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। पृथ्वी के नजदीक जो घूम रहा है लॉवर अर्थ ऑर्बिट, जो इसको हम लोग बोलते हैं लॉवर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो भू अस्थिर जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिए ये जो है 24 आवर्स हुआ करता है, और इसकी ऊंचाई जो होता है 36,000 किलोमीटर हुआ करता है, 36,000 किलोमीटर, ठीक है, 36,000 किलोमीटर। तो नॉर्मली जो हम लोग ग्रह को, सॉरी, जो उपग्रह होते हैं जो छोड़े जाते हैं 36,000 किलोमीटर के ही रेंज में जो है उसको छोड़े जाते हैं, और वो घूमता रहता है लगभग इसके स्पीड से, जो है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, जो है बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम लोग क्लियर किए, इसका फॉर्मूला लिखना है तो √gm बटा r, स्मॉल r। और यदि इसका हम लोग सिर्फ रेडियस के रूप में लिखना चाहते हैं तो √small_gr करके दे सकते हैं इसको, ठीक है। उपग्रह के जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, तो भू अस्थिर उपग्रह, जियोस्टेशनरी। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब होता है कि जितना स्पीड से ये आपको चक्कर काट रहा है उतना ही स्पीड से जो है आपके चारों तरफ वो सैटेलाइट भी करना चाहिए। जितना से ये रोटेशन कर रहा है उतना ही से ये भी रोटेशन करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको सैटेलाइट लगेगा कि आपके सापेक्ष वो स्थिर, इसलिए इसको जियो स्टेशनरी बोलते हैं, भू अस्थिर बोलते हैं। वास्तव में स्थिर नहीं है, लेकिन जितना से पृथ्वी रोटेट कर रहा है उतना ही से वो रोटेट कर रहा है, जितना स्पीड से पृथ्वी चल रहा है उतना ही स्पीड से वो भी चल रहा है, इसलिए आपको सापेक्षिक रूप से वो स्थिर महसूस होता है। तो ऐसे को हम लोग भू अस्थिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी हम लोग बोलते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी के विषुवत तल में t=24 घंटे और ऊंचाई 36,000 किलोमीटर रहा करता है। टेलीविजन और मौसम उपग्रह जो है ये आपका जियो स्टेशनरी के ही आपको में आया करता है कैटेगरी में। जो है पोलर सैटेलाइट क्या होता है, ठीक है, तो ये ध्रुवों के ऊपर गुजरता है। निम्न कक्षा इसका जो है 500 से 800 किलोमीटर हुआ करता है। पृथ्वी अवलोकन या रिमोट सेंसिंग के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। निम्न कक्षा उपग्रह लोअर अर्थ ऑर्बिट, इसका जो ऊंचाई होता है 160 से 2000 किलोमीटर रहा करता है। जो हम लोग का एक इंडियन स्पेस सेंटर जो आपको रहा करता है उसका हम लोग जो देखते हैं, तो ये इसी के रेंज में जो आपको चला करता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बात हो गया। अब हम लोग पलायन वेग के बारे में, तो कोई भी मान लीजिए ग्रह है, इससे बाहर निकलना है,
तो आपको एक मिनिमम वेलोसिटी रखना होगा। यदि कम वेलोसिटी रखिएगा बाहर जाइएगा खींच लेगा इसको, जो कम वेलोसिटी रखिएगा बाहर आके खींच लेगा, कम वेलोसिटी रखिएगा फिर खींच लेगा। जो अब एक मिनिमम वेलोसिटी जिससे एक बार ही निकल गया तो निकलता हुआ चला जाए पृथ्वी से जो या किसी ग्रह से जो है, तो उसको हम लोग पलायन वेग बोलते हैं। पलायन मतलब भाग जाना, स्केप मतलब निकल जाना, जो वापस वो इस ग्रह पे नहीं आएगा। तो वो जो वेलोसिटी होता है इसको स्केप वेलोसिटी होता है। ये मिनिमम वेलोसिटी टू स्केप एनी प्लैनेट रहा करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग होता है। हमारे पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो है ये रहा करता है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसके बारे में बात करेंगे कि इसका जो सूत्र, तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु के ग्रह सतह से ऊपर फेंका जाए ताकि वह ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पूरी तरह मुक्त हो सके और अनंत दूरी तक जा सके। इस वेग पर वस्तु की जो कुल ऊर्जा रहा करता है स्थितिज और गतिज जो है शून्य हो जाया करती है। तो अब जाहिर सा बात है आप इसका जो है काइनेटिक एनर्जी को आप देखिए और इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आपका शून्य हो गया है, मतलब ये दोनों बराबर कर दीजिए। तो यहां से देखिएगा जो स्केप वेलोसिटी हो जाएगा वी जो हो जाएगा √2gr हो जाएगा। और पीछे जस्ट आप देखे थे ऑर्बिटल वेलोसिटी को देखे थे, यदि ध्यान होगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी √gr आया था। तो कई बार इसके बीच का रेशियो पूछ देता है, रिलेशन पूछ देता है, तो याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पृथ्वी के लिए। क्या अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग होता है? बिल्कुल होता है, अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग होगा। जितना भारी ग्रह होगा उतना ही ज्यादा ताकत होगा खींचने का, तो उतना ही ज्यादा वेलोसिटी से आपको बाहर निकलना होगा, उतना ही काइनेटिक एनर्जी दीजिएगा ताकि उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को ओवरकम कर पाए। अलग अलग ग्रहों के लिए जैसे चंद्रमा के लिए 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत कम वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगा। अर्थ के लिए तो बताइए कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और सूर्य के लिए जो होता है 618 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कहां देखिए पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और सूर्य के लिए जो है 618 किलोमीटर पर सेकेंड। वही बृहस्पति के लिए 59.5 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 60 किलोमीटर के रफ्तार से किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से बाहर निकलना होगा। पृथ्वी शनि के लिए जो है 35.5 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी के लिए तो बते भी, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो पलायन वेग जो होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, चाहे भारी वस्तु चाहे हल्का वस्तु, ठीक है, उसको उतना वेग चाहिए जिससे वो बाहर निकल जाए, पहला बात। और ये किस पे निर्भर करता है? ये पृथ्वी या ग्रह का जो मास होता है उस पे निर्भर करा करता है, ठीक है, देख रहे हैं, ये इस पे निर्भर करा करता है, मास पे, जो ऑब्जेक्ट के मास पे नहीं, ग्रह के मास पे निर्भर करता है। यह प्रक्षेपण की दिशा पर भी निर्भर नहीं करता, किसी भी दिशा में फेंकिए वेलोसिटी होना चाहिए, जैसे पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यह ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, ठीक है। वायुमंडल के अभाव में यह सटीक होता है, ठीक है, वायुमंडल के अभाव में यह सटीक होगा, और वायुमंडल यदि है तो आपको इससे ज्यादा वैल्यू का रखना होगा क्योंकि वायुमंडल विरोध करेगा जो। तो प्राय जो रॉकेट है थ्योरेटिकली रूप से आप देखिए तो इतना, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से इससे ज्यादा स्पीड दिया जाता है, 20 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास में स्पीड दे करके उसको भेजा जाता है, क्योंकि वायुमंडल विरोध भी तो करा करता है, ठीक है। और थोड़ा सा भी जो है दिक्कत हुआ तो फेल कर जाएगा, ठीक है, मालूम चला करोड़ों रुपया फूका गया के बारे में। अब जो है केपलर्स का जो है ग्रह का 3 नियम आपको जो है दिया हुआ। पहला नियम आपको ग्रह का जो है दिया हुआ था केपलर का, जो कक्षा के बारे में बताता है, ऑर्बिटल का जो शेप है उसके बारे में बताता है। तो बताता है कि पृथ्वी या कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में नहीं घूमता है, दीर्घ वृत्तीय कक्षा में घूमता है, इलिप्टिकल पाथ रहा करता है, जिसमें सन जो होता है वो फोकस पे होता है, केंद्र पर नहीं होता है, जिसको लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट बोला करते हैं। दीर्घ वृत्तीय कक्षा का नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घ वृत्त इलिप्टिकल पाथ पर करता है, जिसके नाभि फोकस पर जो है सूर्य होता है, और जो सूर्य के नजदीक जो हुआ दूरी उसको हम लोग पेरीहेलियन बोलते हैं, और उससे दूर जो हो गया एपेहेलियन जो हम लोग उसको बोला करते हैं, ठीक है। द्वितीय नियम जो होता है क्षेत्रफल वेग का नियम हुआ था, इसको बताता है लॉ ऑफ इक्वल एरिया स्वीप जो है। तो ये क्या बताता है कि जो सन और जो आपका ग्रह हो गया इसके बीच का जो जोड़ने वाला जो वेक्टर है रेडियल वेक्टर स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ग्रह और सूर्य को मिलाने वाले समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, dA/dt जो होता है L/2m, और ये कांस्टेंट होता है। तो ऐसा जो हुआ करता है ये एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की वजह से होता है, कोणीय संवेग के संरक्षण की वजह से हुआ करता है। यह नियम कोणीय संवेग संरक्षण के वजह से हुआ करता है, ये कोई जादुई टाइप का चीजें नहीं है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है ना, जब ग्रह सूर्य के नजदीक से गुजरता है तो स्पीड से गुजरता है, और दूर से गुजरेगा तो धीरे धीरे गुजरेगा।
ठीक है, सुनने में जादू लग सकता है, देखने में भी जादू लगेगा, लेकिन ये अपने आप ऐसा हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से जो, ठीक है। तृतीय नियम जो रहा करता है आवर्त काल का नियम रहता है, ये बताता है कि सूर्य के चारों तरफ घूमने में जो समय लगा, तो जो समय अंतराल है उसका स्क्वायर टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। देखिए आपका जो इलिप्स हुआ करता है ये इस तरह का अंडाकार हुआ करता है पहले तो, और ये आपका फोकस हो गया, दो फोकस हुआ करता है, दो फोकस, और बीच का जो है सेंटर हो गया, और ये जो आपका दूरी हुआ करता है इसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, और यहां से जो आधा दूरी होता है इसको सेमी माइनर एक्सिस बोला करते हैं। तो टी स्क्वायर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस होता है, और यहां से यहाँ पूरा का पूरा जो दूरी होता है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष जो है। तो ये बात को समझते हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब बोला हुआ है। रफली भाषा में यदि देखिए, रफली के इन द सेंस की मोटा मोटी भाषा में जो है, तो रेडियस भी लिख सकते थे, कई बुक में आर क्यूब भी लिखा रहता है, लेकिन एग्जैक्टली आपको सेमी मेजर एक्सिस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपका केपलर का जो 3 नियम जो है रहा करता है। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव और उसके अनुप्रयोग जो है एप्लीकेशन, तो ज्वार भाटा जो आप देखते हैं समुद्र में जो ज्वार भाटा आया करता है, ये चंद्रमा के अट्रैक्शन की वजह से होता है, इसलिए पूर्णिमा वगैरह में, ठीक है, देखते हैं कि उसका ज्वार भाटा का जो टेंडेंसी होता है बदला हुआ रहता है, ठीक है। तो ज्वार भाटा जो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जो है ज्वार भाटा उत्पन्न हुआ करता है, ठीक है। वायुमंडल का अस्तित्व, वायुमंडल का अस्तित्व भी इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उस ग्रह पर जो है कितना है। यदि ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो वायुमंडल एग्जिस्ट होगा, वरना जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो ग्रहों और तारों का निर्माण जो हुआ है वो भी कहीं ना कहीं जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही, जिसे माना जाता है कि गैस का काफी बड़ा कवच जो है धीरे धीरे आपस में खींचते 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 जमा हो गया, और जमा होकर के बड़ा सॉलिड का रूप जो है धीरे धीरे धारण कर लिया जो, ठीक है। और वही हम लोग जो आज के समय में ग्रह या तारा का निर्माण का थ्योरी भी समझते हैं। आकाश गंगा का भी जो संरचना आपको रहता है वो कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही आपको जो है हुआ है। बाकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उपग्रह प्रौद्योगिकी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो आप देखते हैं कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन के नियमों का ही पालन करके आज हम लोग सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, और उसी की वजह से आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी या और भी कम्युनिकेशंस, मोबाइल टेक्नोलॉजी वगैरह को देखते हैं काम करते हुए। अंतरिक्ष यान वगैरह, स्पेसशिप जो कि चंद्रमा पे गया, मंगल पे गया, ठीक है। तो ये सभी जो अंतरिक्ष यान का भी टेक्नोलॉजी जो सक्सेसफुल हुआ वो इसी वजह से आपका सक्सेसफुल है, ठीक है। भूभौतिकी जो है, भूभौतिकी जो आपको रहा करता है, इसको हम लोग जो है ज्योग्राफिकल, जो हम लोग बहुत सारी घटनाओं को जो समझते हैं ग्रेविटेशन के नियम से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ऊर्जा उत्पादन जो होता है, टाइडल एनर्जी जो आपको रहा करता है, इसको भी हम लोग जो है ग्रेविटेशन के नियमों से हम लोग समझ सकते हैं इस चीज के बारे में। तो हम लोग जो है कई सारे ग्रेविटेशन का जो है जानकारियां जो है लिए, और ये सब जो है 11th 12th का पूरा स्टैंडर्ड को हम लोग जो है कवर कर दिए। सही से देखिए तो न्यूटन का जो सार्वत्रिक नियम है आप इस रूप में देख सकते हैं, जिसको हम बता चुके हैं। इसमें जो मेनली बातें था जी स्मॉल जी के बारे में, इसके बारे में बताएं आपको जो है, फिर गुरुत्वीय क्षेत्र और विभव के बारे में आपको बताया गया जो है। उसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट बताया गया था ऑर्बिटल वेलोसिटी का, केपलर का नियम के बारे में बात किया गया जो है, और कई सारे जो इंपॉर्टेंट फार्मूला था आप फार्मूला के रूप में जो आप इसको देख सकते हैं, जो फार्मूला के रूप में आपको बताया गया जो, ठीक है। न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल नियम है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, एस्केप वेलोसिटी हो गया, ये जो टाइम पीरियड हो गया, ये जो इंटरनल आपका जो एनर्जी हो गया ग्रेविटेशनल एनर्जी, और ये स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड हो गया, ये सभी जो है आपका रिलेशन जो फार्मूला का जो एक जगह एकत्रित कर दिया गया। अब आपसे कुछ सवाल जो है रख करके छोड़ दे रहे हैं हम आपको जो है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करें, हालांकि करा जा चुका है, ठीक है, तो एक बार कर लीजिएगा। पृथ्वी की सतह से r ऊंचाई पर g का मान कितना होता है, ये भी बताया हुआ है, इसको भी आप जानकारी ले लीजिए। एक उपग्रह का कक्षीय वेग और परिक्रमण काल ज्ञात करें, इसके बारे में बताए थे। कक्षीय वेग के बारे में जो है केपलर के नियमों से न्यूटन का नियम कैसे निकल सकता है, इसके बारे में सोचिएगा जो है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई और वेग का जो गणना है, इससे संबंधित जो है बातों को करिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास को हम यहीं पर रहने दे रहे हैं, और ये आपका ग्रेविटेशन से संबंधित आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस किए जा चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस किए जा चुके हैं। और इसके पीडीएफ आपको नहीं मिलेंगे जो, क्योंकि ये पीडीएफ हमारा बहुत ज्यादा मेहनत का नतीजा है। जो आपको क्वेश्चंस वगैरह जब करवाएंगे तो उसका पीडीएफ मिलेगा, जो क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे। इस थ्योरी का पीडीएफ नहीं मिलेगा, इस थ्योरी को आपको क्लास करिए और नोट करिए, यही आपका जो है रहता है। तो यहीं पर हम रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।